नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, कार सेवकों पर गोलीकांड का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर विवादित बयान। स्वामी ने कार सेवकों को बताया अराजक तत्व। उन्होंने कहा संविधान बचाने के लिए चलवाई गई गोली, कार सेवकों पर गोली चलाना था कर्तव्य का पालन। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। कार सेवकों को अराजक तत्व बता दिया है उन्होंने। इससे पहले भी कई तरह के विवादित बयान देते रहे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी हलकों में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाना कर्तव्य का पालन था, संविधान बचाने के लिए ऐसा किया गया। कार सेवकों पर गोलीकांड के मामले पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो इन्होंने पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं और अब उन्होंने बताया कि कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए इसको सही बताया। बीजेपी को मुद्दा एक बार फिर ये दे बैठे हैं। सुनिए आप में। कानून की रक्षा हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार का कर्तव्य बता दिया है, विवादित बयान दे दिया है एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने। आज से ठीक 33 साल पहले यानी कि सन 1990 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब कार सेवकों पर गोली चली थी और इसी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने जायज अब ठहराया। हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नीरज, सन 1990 के जख्मों को कुदेर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने। नीरज जी बिल्कुल, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के लगातार बयान देते हैं, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक विशेष तरह का एक मिशन सौंपा गया है 2024 के चुनाव को लेकर। और देखिए लगातार, और उनको सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए सनातन धर्म पर लगातार वो हमलावर है। आज से नहीं, करीब 1 से 1.5 साल पहले। और अब जब 22 तारीख नजदीक आ रही है तो धीरे धीरे वो और जो उनके बयानबाजी है वो और बढ़ती जा रही है। सीधे उन्होंने हमला कार सेवकों को लेकर बोला है कि जो कार सेवक थे वो उपद्रवी थे। स्वामी प्रसाद मौर्य आज से 2 साल पहले सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तब के आप उनके बयान देखिए। लगातार 5 साल वो कैबिनेट मंत्री थे और चुनाव आने के 2 महीने पहले उन्होंने भाजपा छोड़ी थी। और आज भी उनकी जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो भाजपा से सांसद है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के सारे बयान पॉलिटिकल एजेंडे से जुड़े हुए हैं। नीरज, कहीं ना कहीं लगता है पार्टी की रणनीति के थ्रू ही वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर इस तरह के बयान देते हैं और उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोई खास कोशिश भी नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनके बयान को लेकर कोई खंडन भी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उसके बाद के जो सांसद हैं, कभी भी कोई खंडन या कोई ऐसी चीज नहीं आई। जबकि तमाम लोगों ने, इन्हीं की पार्टी के लोगों ने शिकायत करी अखिलेश यादव से और आज भी लगातार शिकायत करी, लेकिन उसके बाद भी इनको कभी मना नहीं किया गया कि आप न बोले। तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक एजेंडे पर है। 2024 में किस तरह से पीडीए को एक रखा जाए, जो अखिलेश यादव ने एक पीडीए का कुनबा बनाया है, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से एक किया जाए। तो ये सब उसी मिशन का हिस्सा है। क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और 22 तारीख को जो भव्य अयोध्या में कार्यक्रम होने वाला है, उसको किस तरह से डेंट लगाया जाए, किस तरह से पीडीए के लोगों को उससे हटाया जाए जो भी पीडीए में इनके हिसाब से शामिल है। लेकिन नीरज देखिए, 33 साल पहले की जो घटना थी, लगभग उस पर मिट्टी तो पड़ी चुकी थी। ऐसे में देखिए अयोध्या पर सभी का फोकस है, चुनाव करीब है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान देना एक बड़ा नुकसान दे सकता है सन 2024 के चुनाव में सपा को। नीरज बिल्कुल दे सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी ये जानते हैं और शायद समाजवादी पार्टी भी ये जानती है। लेकिन एक रिस्क लेने की बात है कि अगर ये रिस्क सक्सेस हो गया, जैसा कि सन 90 में
जब मुलायम सिंह यादव ने यह रिस्क लिया था तो उसके बाद उनके साथ MY समीकरण जुड़ा, जो लगातार जुड़ता रहा। ये सब चीजें पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू चलती हैं। देखिए, MY समीकरण मुलायम सिंह यादव के साथ लगातार जुड़ता रहा, और अब जब PDA बना है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो अखिलेश यादव ने इस गुलदस्ते को बनाया है। तो अखिलेश यादव भी एक चांस लेना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके किसी तरह से, अगर ये MY समीकरण अगर PDA में कन्वर्ट हो जाता है तो निश्चित तौर पर उनका एक बड़ा वोट बैंक तैयार होगा। ये पूरी सोची समझी रणनीति है, उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाया गया सियासी होगा। हलकों में किस तरह का भूचाल आया उनके इस बयान के बाद? ये देखिए, ये जब भी इस तरह की बात होती है तो पार्टी कह देती है स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, उनको मना नहीं करती। लेकिन निजी बयान किस तरह से होता है, जब वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जैसे यानी सेकंड पोजीशन पर है और वो लगातार बात करते हैं। और अगर आप जो तमाम सत्ता पक्ष की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी और कांग्रेस और तमाम दल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े हल्के में लेते हैं और इसके आदी हो चुके हैं। उन्हें पता है एक एक दो दो। लेकिन नीरज, क्या है कि सपा के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश भी अब हम कर रहे हैं, क्योंकि सपा के नेता बार बार आकर कैमरे के सामने टीवी डिबेट में यही कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। आपके पार्टी के वो नेता हैं, बार बार उनकी पद और प्रतिष्ठा लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं, उन्हें प्रमोट आप कर रहे हैं, और वो नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो क्या होगा? देखिए, जिन नेताओं को पब्लिक में रहना है वो निश्चित तौर पर असहज हो जाते हैं, क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपकी भी यही राय है राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर, कार सेवकों को लेकर, जो सन 90 की घटना घटी उसको लेकर। तो जो जमीनी नेता है, जमीनी लोग हैं, जमीनी समाजवादी पार्टी नेता है, वो असहज हो जाते हैं उसमें। चूंकि समाजवादी पार्टी में सभी जात और धर्म के बड़े बड़े लीडरान जो है मुलायम सिंह यादव ने अपने सामने खड़े किए, चाहे आप देखिए आजम खान देखिए, और इसके अलावा अमर सिंह का कद देख लीजिए किस तरह से बढ़ा था। तो हर जाति, हर धर्म के लोगों को जो मुलायम सिंह थे उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, और आज जब उनके ही लोगों से सवाल पूछा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से आप सहमत हैं, तो निश्चित तौर से वो असहज हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, क्योंकि ये तमाम कई बार शिकायत करने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे जाहिर है उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कहीं और से मिल रही है। नीरज, ये बयान उन्होंने जानबूझकर दिया, वो इस तरह के बयान अक्सर जानबूझकर ही देते हैं किसी एक पार्टी लाइन के तहत। क्या लगता है आपको, इससे उन्हें फायदा होगा या नुकसान ही होगा? देखिए, नुकसान तो उनको है ही है। नुकसान इसलिए है क्योंकि देखिए, सत्ता से 2017 के बाद से वो बाहर है। लोकसभा की बात करें 3 सीटें हैं, तो अगर कुछ होना होगा तो हो सकता है PDA के जो इन्होंने एक गठबंधन बनाया है वो हो सकता है एकजुट हो जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद। अगर वो एकजुट होते दिखते हैं। नीरज, आपको रुकना चाहिए। नीरज, 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। अभिषेक जी जुड़ गए हैं सपा के नेता फोन लाइन पर। अभिषेक जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अभिषेक जी, 2024 के लिए कैसे आप लोग प्लानिंग करेंगे बेहतर, जब स्वामी जी आपके ऐसे ही बयान देते रहेंगे? बताइए, 33 साल के पुराने जख्मों के कुदेर रहे हैं सर। देखिए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं, आप उनका गलत अर्थ निकाल रहे हैं। और मैं तो कहूंगा, देखिए, आज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सरकार बुलडोजर चला रही है ना। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ा गया, तो ये तो मीडिया ने नहीं दिखाया है। तो अगर उस समय की यथा स्थिति को देखते हुए कुछ दंगाइयों पर गोलियां चलाई गईं, उनको कस्टडी में लिया गया, तो क्या गलत किया? क्या पूरे प्रदेश को फूकने दिया जाता? क्या दंगे में झोंक दिया जाता सरकार? अगर आज उत्तर प्रदेश में कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार कड़ा रुख अपनाती है ना, उसके घर पे बुलडोजर चलाती है। दंगाइयों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। अभिषेक जी, मतलब कि आप स्वामी जी के बयान का समर्थन आप कर रहे हैं सर। 33 साल पहले अगर साधु संत अगर अयोध्या के लिए कूच कर रहे थे 1.5 किलोमीटर तक दायरे में, दंगाई का कोई विंडो में लाइएगा नहीं। देखिए सर, आप दंगाई कह रहे हैं, लेकिन आज की डेट में अयोध्या सर कितना बड़ा मुद्दा है। अगर चुनाव के पहले इस तरह से इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे तो फिर सवाल उठ जाएंगे सर। आप ये देखिए ना, मुजफ्फरनगर दंगे में जिन लोगों ने दंगा कराया वो दंगाई थे ना, उनका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, सब पे कार्रवाई हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे दंगाइयों को केंद्र में मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। तो ये तो मैं कहूंगा, ये इन लोगों को आप इस आंदोलन को
मतलब उस समय की जो परिस्थितियां थी वो जी। पूरे प्रदेश को हम नहीं, सरकार कैसे दंगल मतलब में कि छोड़- पूरी सपा पार्टी स्वामी जी के बयान का समर्थन कर रही है, आप कह रहे हैं आज के दिन? देखिए, मैं तो कहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं वो ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के अभिषेक निर्देश जी, पे ही बोल पहले रहे हैं। जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, विवादित बयान, तो अखिलेश यादव से कई लोगों ने शिकायत की थी, आपकी पार्टी के नेताओं ने। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो इस तरह के बयान आगे नहीं देंगे, लेकिन वो सिलसिला अभी भी बरकरार है। देखिए आप लोग इस विषय का गलत अर्थ निकाल रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। कोई दंगाई है, कोई गलत कार्य करेगा तो इसमें क्या है, उसको कानूनी रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। उस समय की जो परिस्थिति थी, जो कार सेवकों पर जो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई, तो वो होनी चाहिए थी। इसमें क्या गलत है? अगर आज भी कोई अपने कानून को अपने हाथों में लेता है तो उसके घर तोड़े जाते हैं ना साहब। आप लोग भी दिखाते हैं। अच्छा अभिषेक जी, रोक रहा हूं, सुब्रत पाठक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से कन्नौज के सांसद हैं। सुब्रत जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है अभिषेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि स्वामी जी अगर इस तरह की बार बार बयान देंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि सनातन धर्म पर बोल देना, रामचरितमानस पर बयान दे देना, आज उन्होंने कार सेवकों को लेकर बोल दिया, तो हर तरह के बयानों से आपको लग रहा है कि कोई नुकसान नहीं है सपा को? सर, हम तो देखो समाजवादी लोग हैं और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जब योगी जी कार्रवाई करते हैं तो हम तो कहते हैं अच्छी बात है, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? वो कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। इसका मीडिया को गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। ये तो एक सही, ये आज के युग में सर देखिए, अगर मतलब बयान उनके अगर बयान निकल पर गए तो बरकरार अर्थ है। सर निकलेंगे, और मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। स्वामी जी को जब अखिलेश जी ने बोला है, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए न्यूज इंडिया पर। तो फिलहाल सपा के नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का समर्थन अब कर रहे हैं। कार सेवकों पर जो गोली चली वो पूरी तरह से सही था। हालांकि बीजेपी पलटवार कर रही है, बीजेपी ने पलटवार किया है। हम आपको सुनाएंगे क्या क्या प्रतिक्रियाएं बीजेपी नेताओं की तरफ से आई हैं। पूर्व में क्या हुआ था उस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और सब उसका सम्मान कर रहे हैं, सबकी उसमें सहभागिता है और इस तरह का बयान देके समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लाखों कार्यकर्ता नेता हैं जो भगवान राम को मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं। उनकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको हम नोटिस देनी चाहिए और उसके बाद भी अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी मांग करता हूँ कि उनको नोटिस दिया जाए और अगर वो नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई कर दिया जाए। ऐसी समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। उसमें पूर्व में क्या हुआ था उस पर कोई चिन्मयानंद महाराज की कथा प्रवचन का कार्यक्रम 8 तारीख से चल रहा है और इस अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में इस समय पूरा वातावरण सनातन संस्कृति के पराभाव, वैभवशाली संस्कृति के ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। लोग उत्साहित हैं, आनंदित हैं और सब लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जो 22 तारीख को अयोध्या की पावन धरती पर भगवान राम की विराजमान होंगे अपने मूल घर में और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से संपन्न होगा। उसी के क्रम में यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक कार्यक्रम, प्रवचन, भजन, कीर्तन जगह जगह शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भावुक हैं, लोग आत्मीय लगाव के साथ यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयान भी हो। और अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में आज फैसला होना है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला आना है। विधानसभा अध्यक्ष शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएंगे और फैसले से यह तय होगा कि शिंदे सरकार का भविष्य क्या होगा। शिवसेना में फूट के बाद से लंबित है ये मामला और इस फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार का भविष्य टिका हुआ है। साथ ही संवैधानिक कारणों से भी पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर लगी है।
वहीं जून 2022 में शिवसेना में पड़ी बड़ी फूट के बाद यह मामला अब लंबित है। शिवसेना ने सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे को बगावत के कारण महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। कुछ दिन बाद ही बीजेपी के सहयोग से खुद शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे सरकार की वैधता पर सवाल उठाते हुए बाकी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो चलिए बगावत की कहानी के बारे में जिक्र अब कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आज का दिन बड़ा फैसला है और फैसले की घड़ी है। करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुल 39 विधायक बागी हो गए थे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। बाद में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कोर्ट में केस चला। शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे के साथ बच रहे 14 के खिलाफ याचिका दी। उद्धव ठाकरे के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने का अधिकार दिया विधानसभा अध्यक्ष को। तो शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के साथ बच रहे 14 के खिलाफ याचिका दी और आज काफी अहम दिन हो जाता है ये। हम आपको शिवसेना बगावत की कहानी तो बता रहे हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो काफी अहम हो जाता है एकनाथ शिंदे के लिए और साथ ही साथ देखना होगा कि क्या इसकी गाज उद्धव ठाकरे के गुट पर भी गिरेगी। तो करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बड़ी बगावत हुई थी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आखिर ठाकरे गुट की दलील क्या है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ठाकरे गुट के दलील की बात करें तो सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने ये दलीलें दी थी। हमारे रिपोर्टर भी हैं शुभम, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे इसके बाद, लेकिन ठाकरे की दलीलें आपको दिखा दें। एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अयोग्य करने की यहां पर मांग की गई थी। शाम 4 बजे इसी पर अब फैसला आना है। मोनिका, बिल्कुल शाम 4 बजे का काफी अहम वक्त हो जाता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मांग की गई थी। ये ठाकरे गुट की दलील के विषय में हम आपको बता रहे हैं, जिस पर आज फैसला आना है। शिंदे और शिवसेना के 38 विधायक 20 जून 2022 को मुंबई से बाहर जाने का आरोप लगाया गया है। तो देखिए महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने में बीजेपी की मदद लेने का भी आरोप है। शुभम के पास अब चलेंगे, ग्राफिक्स आपको आगे बताते रहेंगे ब्रेक के बाद भी, लेकिन हमारे रिपोर्टर हैं कि आखिर अब ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर। तो अयोग्यता पर आज का दिन फैसला और निर्णय पर शिंदे सरकार का भविष्य अब टिका है। शुभम पांडे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं मुंबई से पूरी जानकारी के साथ। शुभम, आज फैसले का दिन है, हलचल बहुत ज्यादा होगी महाराष्ट्र के अंदर। शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर जी, हलचलें सिर्फ महाराष्ट्र में तेज नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र पर टिकी है। और अब दर्शकों को ताजा अपडेट दे दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार इस वक्त एक मीटिंग कर रहे हैं कि आज 4 बजे क्या फैसला है। ठीक मेरे पीछे आप विधान भवन देख सकते हैं, यहीं पर इस वक्त विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर इस वक्त पहुंच चुके हैं और 4 बजे जो जजमेंट है वो बताएंगे, क्योंकि ऑर्डर जो है वो सुरक्षित रख लिया गया। देखिए पूरे देश की निगाहें इस वजह से है क्योंकि इस तरीके से दल बदल कानून के तहत एक पहला मामला है जब किसी मुख्यमंत्री को की विधायिका पे सवाल खड़े किए गए थे। यहाँ पर देखिए अब शिवसेना 2 गुटों में जब बढ़ चुकी है, उद्धव खेमा ये चाहता है कि तमाम जो 16 विधायक है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल है, उनकी अयोग्यता चली जाए तो महाराष्ट्र में जो सियासी पिक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो शिंदे गुट है वो ये चाहता है कि हमारी जो सरकार, जो हमारी विधायिका है वो बची रहे ताकि हम सरकार जो चली जाए और असली शिव सैनिक कौन है इस पर अपनी तरह से पूरी बात पर मुहर लगा दिया जाए। तो निगाहें पूरे देश की इस वक्त इस विधान भवन में टिकी हुई है कि आखिर यहाँ पर महाराष्ट्र के जो विधानसभा के स्पीकर है राहुल नार्वेकर, वो किस तरह से अपना फैसला सुनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट के जो लगातार नेता है संजय राउत, थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि मैच फिक्सिंग हो चुकी है। यानी यहाँ पर जिस तरह से गैम्बलिंग का उन्होंने आरोप लगाया कि आज अगर ठीक है। अच्छा शुभम, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आपसे सवाल जवाब जारी रहेगा कि आखिर आज मामले पर क्या सुनवाई होनी है। मुंबई से लगातार पल पल की अपडेट आपको शाम 4 बजे तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी खबर पर बने। आयोगाने दिली धनुष्यबाणा सिम्बॉल निवडणूक आयोगाने आम्हाला दिला आणि शिवसेना अधिकृत पक्ष हा आम्हाला निवडणूक आयोगाने दिलेला आहे। बहुमताच्या जोरावर मेजॉरिटी असल्यामुळे म्हणजे विधानसभेमध्ये 67%
बहुमत आमच्याकडे आहे आणि लोकसभेमध्ये 75% बहुमत आमच्याकडे असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे आम्हाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून रेकग्नाइज केलंय, सिम्बॉलही आम्हाला दिलेला आहे. त्यामुळे मला वाटतं त्याचबरोबर काही लोक त्यामध्ये मॅच फिक्सिंगचा आरोप करतात. आता मॅच फिक्सिंग म्हणजे काय? म्हणजे त्यांचे आमदार, विरोधी पक्षाचे लोक मग अध्यक्षांच्या कॅबिनमध्ये जेवत होते, ते काही आम्ही त्याच्यावर आक्षेप घेतला का? असं कुठलंही. आता त्या दिवशी अध्यक्ष माझ्याकडे आले, ते अधिकृत त्यांच्या वाहनातून आले, अधिकृतपणे आले, रात्री लपून आले नाही, दिवसाच्या उजेडामध्ये आले आणि त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जे काम सुरू आहे कोस्टल हायवेचं, मरीन ड्राईव्हचं, मी स्वतः व्हिजिट केली होती आणि काही विषय जे आहेत त्यांच्यावर, ते आमदार आहेत आणि आमदार आहेत त्यामुळे त्यांचे जे काही कामं मतदारसंघातली असतील, इतरही काही विषय होते आणि अधिकाऱ्यांच्या सोबत ऑफिशियल बैठक झाली, लपून छपून बैठक झालेली नाही. त्यामुळे जे लोक चोराच्या मनात चांदणं असतं, लपून छपून बैठका करणाऱ्या अंधारामध्ये आम्ही त्या करत नाही. आमचं काम अगदी स्पष्ट असतं, त्यामुळे त्यांच्या बोलण्यामध्ये काही तथ्य नाही. जेव्हा त्यांच्या बाजूने निकाल लागतो ती संस्था चांगली असते, जेव्हा त्यांच्या विरोधात निकाल लागतो त्या संस्थेवर मग निवडणूक आयोग असेल, हायकोर्ट असेल, सुप्रीम कोर्ट असेल, यांच्यावर टीका करण्याचा प्रयत्न किंवा टीका करण्याचे प्रकार अनेक वेळा त्यांनी केलेले आहेत. म्हणून मी एवढंच सांगतो, मेरिटवर, या सर्व मेरिटवर अध्यक्ष महोदयांनी आमच्या बाजूने निकाल दिला पाहिजे, मेरिटवर निकाल दिला पाहिजे. कारण पक्ष आम्ही आहोत, धनुष्यबाण आमच्याकडे आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील या सरकारला जेव्हा राज्यपाल महोदयांनी बोलावलं ते जे घटनाबाह्य तो फैसले से तय होगा शिंदे सरकार का भविष्य। एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे आप। शिवसेना की में फूट के बाद से ये मामला लंबित है। देखना होगा कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे या फिर नहीं। उनका भविष्य जो है वो टिका है स्पीकर पर। स्पीकर आज फैसला देंगे। शाम 4 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है। 16 विधायकों की योग्यता पर आज फैसला आने वाला है। बड़ी खबर ये, विधानसभा अध्यक्ष शाम 4 बजे फैसला। बाद से ये मामला लंबित है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला आना है। शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है और अभी से बैठकों का दौर जो है वो जारी है। तो 16 विधायकों की योग्यता पर आज फैसला आने वाला है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना विधायक जो है आज 16 विधायकों की योग्यता पर फैसला आने वाला है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे। फैसले से तय होगा कि आखिर क्या होगा महाराष्ट्र में। एक और बड़ी खबर आज के दिन की महाराष्ट्र की सियासी हलचल से जुड़ी है। एक और बड़ी खबर, चलिए फिलहाल तस्वीरें दिखाइए कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे यहां पर पहुंचे कैबिनेट की मीटिंग के बाद, वहां पर तीनों नेता एक साथ मुलाकात किए और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मुलाकात हुई। तीनों नेताओं ने बातचीत की है। आज के नतीजे क्या हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, उस पर चर्चाएं जो है वो लगातार तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद तीनों नेता बैठे और चर्चा हुई। शाम 4 बजे क्या कुछ होने वाला है, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। स्पीकर जो डीप क्लीन ड्राइव ये कंसेप्ट लेकर मुंबई कारपोरेशन काम कर रही है। पिछले 15 दिन से काम शुरू हुआ है। इसके मुताबिक जो पहले रोड सफाई होना, रोड की मिट्टी निकालना, उसके साथ फिर पानी से रोड धोना
ये मेन रोड हो गए, इंटरनल रोड है वो भी ऐसे करेंगे, झोपड़पट्टी के अंदर के रोड है, गलियां है उसको भी साफ करेंगे, पब्लिक टॉयलेट साफ करेंगे, फुटपाथ साफ करेंगे, गटर साफ करेंगे, नाले की सफाई होगी और पोल्यूशन कम करने के लिए यहाँ पर रोड पानी से धोए जाएंगे और वाटर फॉगर भी लगाए हैं, एंटी स्मोक गन उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मुताबिक आज पोल्यूशन कम होते जा रहा है। डीप क्लीन ड्राइव एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे नहीं, इस पर फैसला आना है। शुभम पांडे इस समय लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, अजीत पवार का बयान एक सामने आया, उनका यह कहना है कि फिक्सिंग हो गई पहले, कुछ है क्या ऐसा महाराष्ट्र में? देखिए, बयान जो है संजय राउत ने दिया है, जो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेता है। माफ करेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल ग्लैमबिल हो रहा है, मैच फिक्सिंग आपने देखा होगा कि उसी तरह से आज शाम 4 बजे का डिसीजन जो है वो पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। लेकिन राहुल नार्वेकर ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए आएगा। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, 40 सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, तो ऐसे में असली शिवसैनिक हम है, तो ऐसे में जो भी फैसला आएगा वो हमें ध्यान में रखते हुए आएगा। देखिए, यहाँ पर अगर 4 बजे फैसला जो आया था उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जो है प्रहार करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, वो नाराज इस बात की है कि राहुल नार्वेकर जो विधानसभा स्पीकर है, लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में, देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में, उनसे मिलते हैं, बंद कमरे में मीटिंग होती है, इसी बात को लेकर आपत्ति जो है वो फिलहाल जताते हुए दिखाई दे रही। लेकिन यहाँ पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे गुट का यह कहना है कि भाई मीटिंग और भी काम को लेकर हुई है, इस बात की चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज 4 बजे जो फैसला आएगा उस पर पूरे देश की, पूरे महाराष्ट्र की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये भी कहा जा रहा है कि अगर फैसला जो है शिंदे के पक्ष में आता है तो ठाकरे गुट एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना होगा, क्योंकि दल बदल कानून के तहत उस वक्त 2022 में जब 20 जून की रात को ये निकले थे, पहले वहां सूरत गए, गुवाहाटी गए, गोवा गए, उस पर जिन जो विधायक गए, उसके बाद विप जारी किया गया, तो उसके बाद दल बदल कानून के तहत इनकी विधायिका पर सवाल खड़े किए गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद पार्टी पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ने जो है वो कब्जा कर लिया था। तो ऐसे में ऑप्शन जो है, ठीक है, चलिए शुभम, अभी लाइव में कुछ देर और बने रहेंगे क्योंकि विधानसभा स्पीकर का बयान भी सामने आया फैसले से पहले, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। पात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। 10th शेड्यूल में जो प्रोविजंस है जिनका इंटरप्रिटेशन आज तक कुछ प्रोविजंस का हुआ नहीं है, कोई ऐसे विशेष घटनाएं हुई है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी तक किसी केस में हुआ नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन इस केस में करने की ज़रूरत थी और इस केस में उस प्रकार से उचित सभी कानून के प्राविधानों का विचार करके उचित निर्णय लिया जाने वाला है। तो देखिए, फिलहाल विधानसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे, लेकिन शिंदे गुट की दलीलें आखिर हैं क्या? देखिए, वकील महेश जेठलमानी ने सन 2018 में हुई पार्टी चुनाव को फर्जी बताया था। इसके साथ ही साथ दलीलों में और भी कई बातें, इसके साथ ही साथ देखिए उन्होंने ये भी दलील दी थी कि 2018 में चुनाव ही नहीं हुए। मेनका जी बिल्कुल, शिंदे गुट की दलील हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 2018 में चुनाव ही नहीं हुए, ये उन्होंने कहा फर्जी बता दिया। जेठमलानी ने 2018 का एक पत्र दिखाते हुए कहा था कि इसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया था, ये दलील शिंदे गुट ने दी है, लेकिन आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया था, ये कहा जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से। देखिए, वहीं अगर आगे बात करें, इस पूरी दलील में यह भी कहा गया कि आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि 1999 का संविधान उनके पास आखिरी रिकॉर्ड है। दलील में कई सारी बातें, इन सारी दलीलों को आज ध्यान में रखकर ही फैसला सुनाया जाएगा। इसीलिए जो भी कुछ हुआ है उसे वो गैर कानूनी साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी दलील दे रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं इस पूरी राजनीतिक जो ये मतभेद है उसकी वजह है। चुनाव आयोग ने 2018 के संशोधन का संज्ञान नहीं लिया था, ये शिंदे गुट ने कहा है।
2018 के संविधान में शिवसेना अध्यक्ष को पक्ष प्रमुख कहा गया है। तो ये तमाम दलीलें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सहयोगी शुभम लगातार अपडेट दे रहे हैं। शुभम, हम वो दलीलें भी देखिए दिखा रहे हैं जिसको आज ध्यान में रखकर फैसला सुनाया जाएगा। बस इंतजार केवल अब लगभग 3 घंटे का हो रहा है। शुभम, और राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर हैं वो इस वक्त विधान भवन में पहुंच चुके हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद तमाम जो विधायक है, देखिए जो खबर मिली है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई से बाहर जो है दौरे पे जाने वाले, एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में उनके साथ जो अन्य 15 विधायक है वो अपनी नजरें गड़ा के रखे, क्योंकि उनकी भी विधायिका पे सवाल खड़े होंगे, जो है फैसला जो है आने वाला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज फैसले की घड़ी है, वो लम्हा, वो पल जो सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। देखिए यहाँ पर प्लान बी पहले से तैयार है। अगर फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो अजित पवार एक ऑप्शन है सीएम बनने के लिए। जिस तरीके से अजित पवार का समर्थन बीजेपी को मिला, तब से राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक पंडितों का मानना यही था कि शायद अजित पवार अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर फैसला इनके साथ में तो ठीक है, सरकार जो है चलनी है, अक्टूबर में चुनाव होने तो जनता जो जिन पर भरोसा जताएगी वो चुनाव में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती है कि पार्टी की साख को बचाना किसी भी तरीके से। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को दे दी, चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दी, तो ऐसे में अब अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो कहीं न कहीं पूरी तरह से आपकी राजनीतिक करियर से सवाल उठ जाएगा। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल शुभम, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे फैसले को लेकर। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और वाइब्रेंट गुजरात का आगाज हो चुका है। पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात समिट में मौजूद है। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल हैं। अब तक 9 बार ये समिट हो चुका है, ये 10वीं बार है वाइब्रेंट गुजरात, जहां पर तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। and economic vibrancy. स्वयं की ज्योति से चमकेगा वो तो हीरा लाल है, स्वयं मस्तक पर जिसके दामोदर का हाथ है। Ladies and gentlemen, please join your hands together to welcome the one and only Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. His Excellency Mr. Philip Nyusi, President of Mozambique, His Excellency Mr. Ramos Horat, President of Timor-Leste, His Excellency Mr. Petr Fiala, Prime Minister of Czech Republic, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, देश विदेश से आए हुए सभी विशेष अतिथि, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 2024 की अनेक अनेक शुभकामनाएं। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है।
ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। इस समिट में आए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है।